दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 7 जून 2020। लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ आपका आज हम 7 जून 2020 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले पिछले जितने आपके छूटे हुए हैं लगभग एक साल का करंट अफेयर्स सारे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत जल्द ही मिलने वाला है। और पूरा यकीन मानिए, अगर आप ईमानदारी से सारे वीडियो को करंट अफेयर्स वाले सुन लेते हैं और शॉर्ट नोट बना करके उसको रिवाइज कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। आपको यकीन तब होगा जब आप पेपर दे रहे होंगे। तब हम पेपर भी डिस्कस करेंगे कि जो करंट अफेयर्स आए हैं उसको हमने डिस्कस किया था कि नहीं। तो आइए सबसे पहले जैसा कि हम शुरू ही करते हैं पीआईबी से। तो पीआईबी में पहली न्यूज़ थी कि एक कोल इंडिया जो कोयले का प्रोडक्शन करती है, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है, उसी को क्या कहा जाता, वेस्टर्न कोल फील्ड्स कहा जाता। इन्होंने 3 नई कोयला खदानें खोली हैं। क्यों? तो क्योंकि अब ये 3 जो कोयला खदानें हैं इनमें से 2 महाराष्ट्र में हैं खाने, जबकि एक मध्य प्रदेश में है। तो हम समझ लेंगे कि तीनों की यानी उत्पादन क्षमता कितनी होगी 3 से। तो संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता इनकी 2.9 मिलियन टन इसका उत्पादन क्षमता बताया गया है। तो तीनों की अगर बात करें तो 2.9 मिलियन है। इनमें से महाराष्ट्र के नागपुर में अदसा खान है। तो ये सीधे पूछा जा सकता, अदसा, शारदा, धनकसा, ये चर्चा में रहे शब्द ये क्या प्रदर्शित करते हैं या किसके लिए संकेत करते हैं। तो महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में अदसा, जहां से कोयले का प्रोडक्शन लगभग 1.5 मिलियन टन रहने वाला। दूसरा है यानी कन्हान क्षेत्र। कन्हान क्षेत्र में आपका शारदा खनन, शारदा खदान, और यहाँ से 0.4 मिलियन टन का उत्पादन होने वाला है। और तीसरा है मध्य प्रदेश के पेंच क्षेत्र में धनकसा खदान। तो 3 हो गई, अदसा, शारदा, धनकसा। अदसा, शारदा, धनकसा, और यहाँ से आपका कितना होने वाला है, 1 मिलियन टन का कोयले का उत्पादन होने वाला है। इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो आपका कितना ये बन जाता है, तो ये आपका 112 यानी 2.9 मिलियन टन इसके माध्यम से टोटल कोयले का क्या होगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये 3 खाने भी पूछी जा सकती हैं, अदसा, शारदा और धनकसा। आइए आगे देखते हैं। कोयला एवं खान मंत्री समय हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने कहा कि वेस्टर्न कोल फील्ड है या वित्त वर्ष 2023-24 तक जो टारगेट रखा गया है, यानी 2023-24 तक टोटल कितना 75 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन रखा गया है, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। क्योंकि 75 में से 2.9 मिलियन टन जो कोयले का प्रोडक्शन होगा वो कहाँ से होगा, तो हमने बता दिए धनकसा, आपका शारदा जैसे खानों से इनका उत्पादन किया जाएगा। खनन कार्यों इसके साथ ही जो खान मंत्रालय है उसके द्वारा 2 और पहले शुरू की गई। एक आपका खनन कार्यों की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग ऑफ जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, खनन कार्य होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए यानी किसी भी प्रकार की अनियमितता, इरेगुलरिटी ना आने पाए, जबकि जो सेट टारगेट किया गया है उसको यानी तय समय में पूरा किया जा सके, इसके लिए एक आपका निगरानी प्रणाली भी शुरू की गई है। उसी का नाम क्या रखा गया, WCLI यानी वेस्टर्न
कोलफील्ड लिमिटेड आई के नाम से एक निगरानी मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरू किया गया है। तो पूछा जा सकता WCLI क्या है, तो खनन कार्यों की निगरानी के लिए WCLI के नाम से एक निगरानी प्रणाली या मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया है और इनमें 15 जो प्रमुख खदानें हैं जो वेस्टर्न कोलफील्ड के द्वारा की जाएंगी, तो 15 प्रमुख खदानों की निगरानी 24 घंटे ये करता रहेगा WCLI। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो WCL का टोटल प्रोडक्शन जो करती है उनमें से 15 प्रमुख खदानों का योगदान लगभग 70% प्रोडक्शन में रहता है। इसके अलावा जो एम्प्लॉइज हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, कर्मचारी व हितधारक हैं, इनको भी डिजिटल रूप से कनेक्ट करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया। इसी ऐप का नाम क्या है? संवाद के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। यह दरअसल कर्मचारियों एवं हितधारकों के लिए एक मोबाइल व डेस्कटॉप ऐप है, जिसे मोबाइल यानी प्ले स्टोर से मोबाइल व डेस्कटॉप पर भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता, जिस पर आप जो कर्मचारी हैं या हितधारक हैं वो अपना सुझाव, अपना रिस्पांस, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो उनके लिए एक प्रकार का या आभासी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और जैसे ही आप अपना सुझाव या कोई भी रिस्पांस या प्रतिक्रिया या एक्सपीरियंस आप साझा करेंगे, वैसे ही यानी त्वरित प्रतिक्रिया टीमें लगी हुई हैं, वो 7 दिनों के अंदर ज़रूर आपको आपके प्रश्नों का फीडबैक आपके जवाब का ज़रूर देंगी। आगे आइए, अगला एक टास्क फोर्स कार्यबल का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था कि जो मदरहुड, ध्यान दीजिएगा, मदरहुड व मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR ये कम है व न्यूट्रिशनल लेवल, आप देखते हो महिलाओं में पोषण स्तर आमतौर पर कम होता, एनीमिया का शिकार होती हैं। तो जो शादी करने की एज व मदरहुड यानी माँ बनने तक की बीच क्या संबंध है, कितनी एज में शादी की जाए और कितनी अगर कम एज में हुई तो उसका मदरहुड पर क्या प्रभाव होगा, अगर एक मैच्योर एज में हुई तो उसका क्या इफेक्ट होगा और लेटर मैच्योर में हुई तो उसका, इन सब पहलुओं की समीक्षा व गहन जांच पड़ताल करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसे मुद्दों पर टास्क फोर्स का गठन किया गया तो इसका अध्यक्ष कौन थी, तो इसके अध्यक्ष बनाया गया था जया जेटली को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब इनके सामने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी संदर्भ के पॉइंट या बिंदु क्या थे, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसे क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं मेंस में खासकर। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी किन बिंदुओं पर इनको अपनी यानी सुझाव देना था, तो इनको टू एग्जामिन द कोरिलेशन ऑफ एज ऑफ मैरिज एंड मदरहुड यानी मदरहुड व माँ बनने व शादी के बीच क्या सह संबंध होता है, क्या कोरिलेशन होता है, उन्हीं को बताना था। और इससे क्या, अगर कम एज में शादी हुई तो हेल्थ पर क्या इफेक्ट होगा, मेडिकल वेलबींग एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदरहुड एंड उनका जो बच्चा हुआ न्यूनेट इन्फेंट चाइल्ड यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बर्थ एंड देयर आफ्टर, तो उस पर क्या प्रभाव होगा। अगर आपका कम एज में यानी मैरिज की जो एज है, अगर कम एज में शादी हुई तो जो बच्चा पैदा हुआ तो उस पर यानी माँ पर क्या हेल्थ इफेक्ट होगा, उसकी मेडिकल कैसे अच्छे से प्रोवाइड किए जाएंगी, वह उसका माँ व बच्चा में जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको कैसे अच्छे से उपलब्ध कराया जाएगा, और वह प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या माँ को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता, उसके बच्चे को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता, इन सब पहलुओं की जाँच करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए थे। और दूसरा जो आपका की पैरामीटर्स जो बताए गए थे वो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, दूसरा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था और तीसरा सेक्स रेशियो एट बर्थ
चाइल्ड सेक्स रेशियो, इन जैसे की पैरामीटर्स के आधार पर यानी मानक बनाने थे। अगला एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट जो माँ के यानी हेल्थ हुआ, उसके न्यूट्रिशन, उसके पोषण से संबंधित है, जो उससे संदर्भित है, उस पर भी आपका क्या करना था, नज़र डालना था, जांच पड़ताल करना था। इसके अलावा अगर महिलाओं के बीच कैसे उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, उसके लिए कौन कौन से मेजर्स उठाए जाने चाहिए, उस पर भी सुझाव देना था। तो ये भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल था। इसके अलावा कौन से आपका विधान, कानून बनाए जाने चाहिए, वह जो कानून बने हैं उनमें क्या संशोधन किया जाना चाहिए, इसके संबंध में भी सजेस्ट करना था, उपयुक्त सुझाव देना था। तो ये भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में था। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका मेजर पॉइंट याद रखिएगा। इतने मेजर पॉइंट पता हैं तो प्री व मेंस का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अगला देखिएगा, अभी हाल ही में एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स जो 2020 के लिए आपकी गाइडलाइंस आई, तो उसको हम देख लेते हैं। अनमैन्ड का मतलब जिसमें मानव नहीं होता, जैसे ड्रोन्स हो गए ये सब। तो एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2020 का क्या है, मानव रहित एयरक्राफ्ट प्रणाली नियम 2020 देख लेते है क्या। तो सर पहला क्वेश्चन यही है, इसे कौन, तो उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसे एक रूल्स क्या किए गए, निर्देशित किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसी को कहा जाता है। इस रूल्स के अंतर्गत रेगुलेट किया जाएगा क्या क्या, तो रेगुलेट किया जाएगा प्रोडक्शन, इंपोर्ट, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, इंपोर्ट का मतलब मंगाना, आयात, ट्रेड का मतलब व्यापार करना, ओनरशिप का मतलब मालिकाना हक रखना, एंड ऑपरेशन और संक्रिया यानी संचालित करना आप अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और ड्रोन्स, इसी को ड्रोन्स कहा जाता, यानी अनमैन्ड जिसमें मानव न रहा हो एयरक्राफ्ट सिस्टम या ड्रोन्स के उत्पादन, आयात, उसके बाद व्यापार, मालिकाना हक व ऑपरेशन संचालन से संबंधित बिंदुओं पर यानी इससे संबंधित रेगुलेशन के लिए इसे लाया गया है। अब क्या क्या इसमें पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें ड्रोन्स सभी लोग अब नहीं बेच सकते। ड्रोन्स को बेचने का अधिकार केवल और केवल अथॉराइज्ड एंटिटी के पास होगा। जिसको लाइसेंस दिया जाएगा वही व्यक्ति क्या कर सकता, ड्रोन्स का यानी बेच सकता है। इसके अलावा अन्य कोई भी बेचेगा तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसी को कहा जाता, DGCA के पास यानी DGCA से जो लाइसेंस प्राप्त करेगा यानी वो जिस एंटिटी या संस्था या निकाय को क्या करेगा, अथॉराइज करेगा, वही ड्रोन का मालिक होगा, वही संचालन कर सकता है। मानक क्या क्या हैं, तो ये जो मानक बनाए गए हैं रूल्स, ये केवल जो अब बनेंगे ड्रोन्स उस पर लागू ही नहीं होगा, बल्कि सभी प्रकार से जो पहले से विद्यमान हैं ड्रोन, समस्त प्रकार के ड्रोनों पर भी यह नियम कानून लागू होंगे। अपवाद केवल इतना रखा गया, ऐसे ड्रोन जो माइक्रो ड्रोन होते हैं जिनका वजन 250 ग्राम या इससे कम होता, उनको किसी भी प्रकार की लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आप ड्रोन्स का संचालन करते हो, नो मैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम शैल बी ऑपरेटेड इन इंडिया अनलेस देयर इज इन एग्जिस्टेंस ए वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर तीसरा पक्ष जब तक आपके ड्रोन्स का क्या करेगा, इंश्योरेंस बीमा नहीं करेगा, तब तक आपको परमिशन नहीं दी जाएगी कि आप ड्रोन्स का क्या करो, संचालन करो, ऑपरेशन करो। क्योंकि अगर कोई मिसहैप या दुर्घटना होती है तो उसकी भरपाई, उसकी लायबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि ड्रोन्स में अक्सर ही आपका देखा जाता मिसहैप दुर्घटना हो ही जाता। तो ये अनिवार्य कर दिया गया है, थर्ड पार्टी से आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगला देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, तो रसिया के द्वारा अभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित किया गया, यानी राज्य आपातकाल अब घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया, क्योंकि पावर प्लांट से फ्यूल लीक हो गया और आर्कटिक क्षेत्र में लगभग 20,000 टन, ध्यान दीजिएगा, आर्कटिक क्षेत्र में 20,000 टन क्या हो गया, ऑयल यानी तेल का रिसाव हो गया और इससे वहाँ पर यानी क्या हुआ, कई प्रकार की मुश्किलात उत्पन्न हो गई। उन्हीं मुश्किलात का सामना करने के लिए रसिया के द्वारा स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित किया गया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा हाल ही में ऐसा कौन सा देश था जिसने तेल रिसाव के कारण अपने यहाँ स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित किया
है। तो ये आर्कटिक क्षेत्र में हुआ है। आप ये भारत का ये मैप बनाइए 0 डिग्री, तो ये वाला यहाँ रसिया है, ये आर्कटिक, यहाँ वाला ये अंटार्कटिका कहलाता। तो इसी क्षेत्र में आपका साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, इसी में आपका क्या हुआ, इस तेल का रिसाव हुआ है। और यह तेल रिस करके किस नदी में, तो अंबरनाया यहाँ पर एक नदी है, अंबरनाया नदी में डिस्चार्ज हुआ है, वहाँ पर तेल का रिसाव हुआ है, तेल का रिसाव हुआ है। तो इसके अलावा इमरजेंसी मेजर्स आर अनाउंस्ड विद इन रसियाज क्रास्नोयार्स्क रीजन, यानी जो रसिया का एक क्षेत्र है, इसी को क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र कहा जाता, जो कि साइबेरिया प्रायद्वीप में स्थित है। यहीं पर अंबरनाया नदी बहती है। उसी अंबरनाया नदी में 20,000 टन के आसपास क्या हुआ, तेल का रिसाव हो गया है। तो ये पूछा जाए किस क्षेत्र में हुआ है, तो रसिया के क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र में हुआ है, जो कहाँ स्थित है, ये आपका साइबेरियन पेनिनसुला में स्थित है। पावर प्लांट ये कहाँ, तो किस शहर में पूछा जाए, पावर प्लांट जो लगा था एक किस शहर में लगा था, तो ये आपका नोरिल्स्क सिटी, जो कि मॉस्को से नॉर्थ ईस्ट में लगभग कितना, नॉर्थ ईस्ट का में 3000 किलोमीटर की दूरी पर है, 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, जो कि परमाफ्रॉस्ट पर स्थापित किया गया था। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से परमाफ्रॉस्ट जो है, बर्फ परमाफ्रॉस्ट कहा जाता, किसे कहा जाता, जब किसी भूभाग में लगभग 2 या 2 से लगातार 2 या 2 से अधिक वर्षों तक बर्फ जमी रहती है, तो उसी को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता। परमाफ्रॉस्ट में केवल बर्फ ही नहीं होती है, विभिन्न प्रकार के सेडिमेंट यानी अन्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनमें खनिज मिनरल्स ये सब पाया जाता है, तो उसी को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता। अगर स्टेटमेंट परमाफ्रॉस्ट से ऐसा कुछ आता है कि इसमें केवल और केवल क्या पाया जाता, यानी बर्फ़ ही जमी होती है, तो बर्फ़ में के साथ डस्ट, धूल, ये सब कई मिनरल्स, खनिज भी पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं कि अभी चाइना ग्लोबल अलायंस से चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना के द्वारा कोविड-19 से संबंधित कई सूचनाओं को रिवील नहीं किया गया, छिपा कर रखा गया, तो उसी को लेकर के विश्व समुदाय के द्वारा एक ग्लोबल अलायंस का गठन किया गया है। क्योंकि जो ग्लोबल अलायंस गठित हुआ, उन देशों के द्वारा एक कहा गया कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यू, अगर आपको लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है, क्योंकि चाइना लगातार अपनी एसेटिव कम्युनिस्ट चाइना की जो आक्रामक नीति हैं, वह आक्रामक नीति को लगातार बढ़ाता जा रहा। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाले देश हैं, उनके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हो। तो उसी का नाम क्या दिया गया, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, इसका नाम दिया गया। 8 सदस्य, 8 मेंबर इसमें शामिल हैं। समझ लेते कौन हैं, तो 8 मेंबर में जापान है, जर्मनी है, अमेरिका व कनाडा, तो ये आपका 4 हो गए। नॉर्वे है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया व यूरोपियन यूनियन, इन 8 देशों को शामिल किया गया है। जापान, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया व यूरोपियन यूनियन, इसमें यूरोप के 28 देशों का ये समूह है, तो इसको शामिल किया गया है। अगला देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट करंट में रहा है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा मेघा संदेशा ऐप लॉन्च किया गया। तो ये मेघा संदेशा ऐप है क्या, तो यह रियल टाइम में, वास्तविक समय में इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराएगा व फोरकास्ट करेगा, यानी भविष्यवाणी करेगा कि रेन, वर्षा कितनी होगी, फ्लड किन क्षेत्रों में आ सकती है, बाढ़ किन क्षेत्रों में आ सकती, थंडर स्टॉर्म यानी त्वरित झंझा इसी को कहा जाता, जब बिजली की चमक के साथ बारिश होती है, गर्ज इसी को कहते, यानी बिजली की चमक दमक के साथ, तो उसी को थंडर स्टॉर्म कहा जाता। तो ये आपका
किन क्षेत्रों में ये सब घटनाएं घटित होने वाली, उसके बारे में यानी बरसात से लेकर के बारिश से लेकर के फ्लड व थंडर स्टार्म इत्यादि के संबंध में भविष्यवाणी व वास्तविक समय में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा मेघा संदेश ऐप को लॉन्च किया गया है। असल में ये ऐप का विकास किया गया कर्नाटक स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर, ये ध्यान दीजिएगा, ये किसके द्वारा, तो कर्नाटक स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर, जिसमें उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc जो बेंगलुरु में स्थित है वह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा मदद लिया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसी के साथ एक डेडिकेटेड पोर्टल, एक समर्पित पोर्टल भी विकसित किया गया, उसी का नाम है वरुण मित्रा भी इसी के साथ लॉन्च किया गया, जिसको लैस किया गया है ऐसी टेक्नोलॉजियों से, ऐसी प्रौद्योगिकी से जो क्या करेगा, अर्बन फ्लड यानी शहरी क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाती है तो उसको कम कैसे किया जाए व उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके लिए कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता, तो इसके संबंध में भी क्या करेगा यानी बताएगा। तो इसी के संबंध में यानी वरुण मित्रा ये आपका समर्पित पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। और देखिए करंट में यानी बात करें तो इसके साथ ही यहाँ करंट में जो न्यूज़ थी वो कोरोना वॉच को लेकर के थी। आप पूछा जाए कोविड-19 से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा अपने स्तर पर विभिन्न ऐप लॉन्च किए गए, उन्हीं में से कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोरोना वॉच आपका तो ये पूछा जा सकता कोरोना वॉच कौन, तो कई अब राज्य सरकारें ऐप लॉन्च की हैं, तो कोरोना वॉच आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला देख लेते हैं, अगला जो करंट में था, भारत भूटान पर्यावरणीय समझौता हुआ पर हस्ताक्षर हुए, तो आपका इंडिया भूटान एनवायरमेंटल एग्रीमेंट हुआ। तो अब समझ लेते हैं कि जिस दिन ये साइन हुई उस दिन से अगले 10 वर्षों के लिए ये समझौता किया गया। ये एयर यानी वायु को स्वच्छ रखा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, केमिकल रासायनिक जो उत्पाद हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण से संबंधित अन्य मुद्दों से निपटने के लिए दोनों देशों के द्वारा सहयोगात्मक नीतियों के साथ यानी आगे जलवायु परिवर्तन से बढ़ने के लिए निपटने के लिए ये समझौता हुआ है। इसमें समझौता आपका पूछा जाए समझौता कब हुआ था, तो ये पहला समझौता 2013 में हुआ था, जिसमें आपका CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहा जाता। तो CPCB की स्थापना 1974 में होती, ध्यान रखिएगा। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो मंत्री होता वो अध्यक्ष होता, इसका अध्यक्ष PM नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो CPCB से क्वेश्चन इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछा जाता। तो ये CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ। नेशनल एनवायरमेंटल यानी कमीशन यहाँ होगा, ये P नहीं होगा, यहाँ C होगा, यानी नेशनल एनवायरमेंटल कमीशन राष्ट्रीय पर्यावरणीय आयोग जो भूटान का है, उसी के मध्य 2013 में हस्ताक्षर हुए थे और यह अवधि 2016 में समाप्त हो गई थी। तो इसी को ध्यान में रख करके एक बार फिर से यानी अगले 10 वर्षों के लिए एग्रीमेंट हो गया है। अगला देख लेते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को लेकर के एक चर्चा में था। तो पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसी को कहा जाता, भुगतान और संरचना विकास फंड के नाम से जाना जाता। तो ये विकसित किसके द्वारा किया गया, सेटअप किसके द्वारा किया गया, RBI। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को सेटअप RBI के द्वारा किया गया और इसकी लागत 500 करोड़ रुपये रखी गई है, जिनमें से इनिशियल योगदान RBI ने कितना किया, 250 करोड़, और 250 करोड़ जो बचेंगे वो जो कार्ड जारी करने वाले बैंक हैं वह जो कार्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग हैं उनके द्वारा ये वहन किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ध्यान समझिएगा कि टियर 3 व टियर 4 टियर 6 टियर 3 से लेकर के टियर यानी
6 शहरों में जो एटीएम नहीं होते हैं या डिजिटल पेमेंट की समस्याएं होती हैं दूरस्थ क्षेत्रों में या ऐसे शहरों में, तो उससे निपटने के लिए इसे क्या किया गया, यानी इसके अंतर्गत जो कस्टमर को पॉइंट ऑफ सेल का अधिक से अधिक यानी POS पॉइंट ऑफ सेल विकसित किए जाएंगे। यानी ऐसे शहर, यानी शहरों में बात करें तो टियर 3 व टियर 6, टियर 3 से लेकर के टियर 3 से लेकर के टियर 6 व नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पूर्वोत्तर के राज्य जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम इत्यादि जैसे राज्यों में इसका अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बूस्ट किया जाएगा। अब हमने कहा, आप जान लेते हैं कि ये शहर कई प्रकार के RBI के द्वारा अपनी गाइडलाइन में बताया गया, यानी टियर 2, टियर 1, टियर 3 से लेकर 6 प्रकार के। तो हम जान लेते हैं कि आखिरकार उनका मानक क्या है। तो हम यहाँ बात करते हैं टियर 1। अगर किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो उसे टियर 1 शहर कहा जाएगा। टियर 2 की बात करें, अगर किसी शहर की जनसंख्या 50,000 से लेकर के 99,999 है, 99,999 है तो उसको टियर 2 शहर कहा जाएगा। टियर 3 की बात करें, अगर किसी शहर की जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा कितनी है, तो यहाँ कहा गया 20,000 से लेकर के 49,999 है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, टियर 3 कहा जाएगा। टियर 3, तो इसमें ये दो तो यहाँ पर तो अच्छे खासे एटीएम आपके होते हैं, तो इन टियर 1 व टियर 2 को इसमें शामिल नहीं किया गया। यहाँ जनसंख्या यानी 50,000 के नीचे वाले शहर हैं, 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहर हैं। तो हमने क्या कहा, टियर 3 का मतलब क्या हुआ, 20,000 जनसंख्या से लेकर के 49,999 वाले जनसंख्या। फिर टियर 4 की बात करें तो टियर 4 में 10,000 से लेकर के कितनी जनसंख्या वाले, तो 10,000 से लेकर के 19,999 पॉपुलेशन वाले। उसके बाद टियर 5 पे आ जाइए, 5 में कितना है, 5,000 से लेकर के 9,999 पॉपुलेशन वाले शहर शामिल हुआ। टियर 3 लास्ट आया। तो ऐसे शहर जहाँ पर पॉपुलेशन इस 5,000 से कम है तो उसको यानी टियर 6 कैटेगरी में शहर में रखा जाता है। अब हमको लगता है आपको क्लियर ही हो गया होगा। आगे आइए, साल भर 60 कैंपेन। साल भर 60 कैंपेन शुरू किया गया। असल में एक 12 साल की बच्ची है, हरिद्वार की, उत्तराखंड के हरिद्वार की, वो जलवायु कार्यकर्ता भी है, यानी इसी को रिद्धिमा पांडे, रिद्धिमा पांडे के द्वारा लॉकडाउन का जब यानी 60वें दिन हो रहा था, 60वां दिन हो रहा था, तो इसी को साल भर 60 कैंपेन लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया गया तो रिद्धिमा पांडे से भी क्वेश्चन बन सकता है और इससे आपका साल भर 60 कैंपेन क्या है ये भी बन सकता है। तो इसमें जो लॉकडाउन का क्या क्या इफेक्ट रहा जलवायु परिवर्तन व कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में, उस जैसे पहलुओं पर इसमें आपकी चर्चा की गई है। अगला देख लेते हैं और क्या करंट में था, तो ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया, ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म किस सरकार के द्वारा, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता, तो 5 जून को इसे स्थापित किया गया है। इसमें किया क्या जाएगा, इसमें जो तरल अपशिष्ट होते हैं, खतरनाक एवं गैर खतरनाक, हजार्डस एवं नॉन हजार्डस, सॉलिड अपशिष्ट यानी ठोस अपशिष्ट, व जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, वायु प्रदूषक होते, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, उन्हीं जैसे पक्षों पर इसमें विचार किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता। और आज का कहा जाए लास्ट, अभी एक और डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सुनते हो बहुत सारी आपके रिपोर्ट निकालती है, वह कम्पिटिटिवनेस से लेकर के बहुत सारी रिपोर्टें हैं, कई हमने डिस्कस किया। तो उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी जान लेते, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या है, तो एक आपका NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी नॉट प्रॉफिट, ये इसका गैर लाभकारी संस्था है, नॉट
जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉट प्रॉफिट, ये कोई लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया या गैर लाभकारी संस्था है, वह NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्था। स्थापना इसकी 1971 में होती है और किसके द्वारा? क्लाउस स्वाब के द्वारा इसकी स्थापना की जाती और इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका अभी जो मीटिंग होनी थी जनवरी 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 वैश्विक स्तर पर अपना प्रचंड रूप दिखा रहा था तो इसको टाल दिया गया। अब यह जनवरी 2021 में मीटिंग होगी। तो 2021 का जो थीम रखा गया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द ग्रेट रिसेट थीम रखा गया है। तो अगर पूछा जाए थीम क्या है तो ग्रेट रीसेट। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में आप देखते हो 6 क्या हैं आपके कितने परमानेंट मेंबर हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आपका अस्थाई और गैर अस्थाई तो 5 अस्थाई सदस्य हैं और 10 क्या हैं? अस्थाई आपके हैं। तो 5 जो अस्थाई हैं इन्हीं की जो भाषाओं को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा एक और है, कुल 6 संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं, उनमें से 5 परमानेंट और एक अदर्स की है। तो 6 आपके दिवस मनाए जाते। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक दिवस मनाया गया, ये पूछा जा सकता है 6 जून को। हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस, जो रसिया है, रूस की भाषा है, तो उसी को रूसी भाषा दिवस यानी रसियन लैंग्वेज के रूप में मनाया गया है। तो पूछा जा सकता 6 जून को क्या मनाया जाता? तो रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसके पहले इंग्लिश दिवस या अन्य जो हैं उसको हम बता चुके। तो 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आपसे एक ही निवेदन है कि कोई आपका सुझाव देना तो कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या? या तो आप वीडियो आपको पसंद नहीं आता या फिर आप देखते नहीं हैं। तो जब भी देखिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।